साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलती है। साथ छोड़ देती है दुनिया पर वो साथ चलती है, कैसे भी हो हालात पर माँ कभी नहीं बदलती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को सीडीपी की प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बताना आप लोगों को कि जो मनोविज्ञान की शाला हुई उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पर स्थित है। क्या लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, आगरा में या फिर वाराणसी में है, बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इलाहाबाद। इलाहाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे समझने का ही नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक किसकी है। पुस्तक बताना है आप लोगों को, क्योंकि पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक पूछी जाएगी आप लोगों को, तो आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट को मतलब बुकें हैं मैं करवाते जा रहा हूँ, और ये पूछी गई है 2019 में ही पूछी गई थी सीटेट के पेपर में, तो उन्हीं को मैंने शामिल कर लिया। तो 19 का ही पेपर है, 2019 सीटेट में जो आए थे क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन मतलब रिपीट होते रहते हैं, वही वही क्वेश्चन है। तो बताना है आप लोगों को कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी बुक है। स्किनर की है, हल की है, पावलोव की है या थॉर्नडाइक की है। बताना है आप लोगों को किसकी बुक है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर की है, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये उनकी बुक है। और जैसे कि हल, तो हल की पुस्तक का नाम भी पता होना चाहिए कि सी एच हल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और मतलब क्योंकि ये बुकें पूछी जाती हैं। थॉर्नडाइक भी हैं, थॉर्नडाइक के अलावा पावलोव पावलोव ने ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया था, जो सी आर थ्योरी भी बोलते हैं, परंपरागत अनुबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। और हल की बुक का नाम बताना है आप लोगों को। जैसे कि हल की बुक मैं बता दे रहा हूँ, हल की बुक का नाम है, सॉरी क्या बोलो, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर थी जो इनकी हल्की थी, और जो स्किनर की थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दोनों मिलती जुलती हैं, तो इनको अच्छे से याद रखें थोड़ा सा। और जैसे कि थॉर्नडाइक को तो सभी लोगों को पता होगा। इनकी बुक 2-3 एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनकी बुक का नाम है, इनकी 2 बुकें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। एक जो मतलब शिक्षा मनोविज्ञान है, और एनिमल इंटेलिजेंसी। ये स्किनर सॉरी थॉर्नडाइक की 2 बुकें हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको भी थोड़े से अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण बताना है। क्या शारीरिक है, सामाजिक है, नैतिक है या मानसिक है। बताना है आप लोगों को कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है। पहले क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है कि नैतिक विकास या मानसिक विकास, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक विकास। क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले भी सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, बाकी सामाजिक विकास ये जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में नैतिक और मानसिक विकास ये बाद में होते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। प्रथम चरण पूछा था इन्होंने, तो प्रथम चरण है शारीरिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बताना आप लोगों को कि बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। क्या सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है, या समूह में खेलों में सहभागिता निभाने लगते हैं। बताना तो कौन सी नहीं है जो बाल्यावस्था की नहीं है। क्या बाल्यावस्था में समूह की प्रबलता नहीं होती। क्या बाल्यावस्था में बच्चे समूह में नहीं रहते। क्या उनमें जिज्ञासा की कमी हो जाती है, ये अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती है। बताना है क्या सही हो क्या गलत है, इसमें गलत बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर नहीं है, गलत बताना। तो जिज्ञासा की कमी नहीं होती, बाकी ये सब हो जाता है। जैसे समूह में रहते हैं बच्चे, ये भी सही है। और अभिवृद्धि में स्थिरता आ जाती, थोड़ा मतलब हर मतलब ये बताया ना कि बच्चे का विकास ना ऐसे होता है, कभी उठता है कभी गिरता है, मतलब
बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा सब जो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा मतलब स्लो होता है, रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में बढ़ जाता है। जैसे कि शैशवावस्था में पहले विकास तेज होगा, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा कम, फिर उसके बाद में फिर किशोरावस्था में फिर होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। और समूह में खेलने की, वो तो बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर बाहर अपने मोहल्ले पड़ोस में भी बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, तो इसमें समूह में खेलने की सहभागिता भी हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा की कमी। ठीक है, ये नहीं होती क्योंकि ये भी पाई जाती है। बच्चे, ऐसा नहीं कि उनमें जिज्ञासा नहीं होती। ठीक है, तो गलत बताना था तो ये है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अगर कोई तुम्हें नई भाषा सीखनी है तो क्या करना चाहिए? तुम्हें अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार बिठाना चाहिए, या वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताना है, सही आंसर बताना है, क्या होगा इसका, बताइए। नई भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचार बैठाना चाहिए। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना। ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी ना आपने, ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, उसी में से पूछा। और ये क्वेश्चन आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी से कम एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी सभी ने पढ़ी होगी, तो उसी में से क्वेश्चन है। तो उसका क्रम बताना, वो भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का, कि ब्लूम ने वर्गीकरण किया था 3 क्षेत्रों का। ठीक है, उसमें 3 बताए थे, एक संज्ञानात्मक पक्ष और कॉग्निटिव डोमेन, उसके बाद में दूसरा बताया था भावात्मक, क्रियात्मक, 3 बताए थे। तो इसमें से संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा है, वो बताना है आप लोगों को। तो बताइए, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन? उसके बाद दूसरा है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। सही बताना है आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, ये तो सभी को क्रम ही याद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, जिसने भी मतलब सबने पढ़ा होगा ना ब्लूम का वर्गीकरण, तो उसी में से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्रम पूछा था संज्ञानात्मक क्षेत्र का। ठीक है, इसके कितने पक्ष बताए थे वो आप लोगों को याद करना, वो क्रम से करना है, क्योंकि इसमें मतलब अभी तक जितनी बार पूछा गया है ना, तो इसी में से संज्ञानात्मक क्षेत्र में से पूछा गया है कि इसका क्रम बताइए, सही क्रम से जमाइए। ठीक है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते थे ऊपर के, क्योंकि मूल्यांकन तो वैसे ही नहीं आता, तो ये तो दोनों तो पहले ही नहीं थे, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? ये भी उसी में से है। ठीक है, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ना, उसी में से ये भी क्वेश्चन बना है। तो बताना आप लोगों को, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है? क्या पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण? अवबोध स्तर का बताना है। ठीक है, जो उसमें ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया है ना, तो उसके कितने क्षेत्र, 6 भागों में बांटा है उसको। ठीक है, जैसे सबसे पहले ज्ञान था, ज्ञान के बाद में अवबोध, अवबोध के बाद में क्या था, वो ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जो अभी देखा है ना वो ही है। तो उनमें से उसने पूछा है कि अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, कौन सा शामिल है वो बताना है। क्या पृथक्करण मतलब तो क्या विश्लेषण है ये? अनुप्रयोग का क्या, वो ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग अलग ही है। फिर उसके बाद तुलना, ये हाँ इसी में आता है, अवबोध स्तर में आता है ये। तुलना करने में क्या आता है, जैसे कि उदाहरण देना या वर्गीकरण करना किसी चीज़ का, या प्रतिपादन करना, ये आता है अवबोध स्तर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुलना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र आपकी अनुक्रिया प्रकट करेगा?
तो आप लोगों को ये बताना है, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो और किसी ने आपको बुलाया कि जो भी आपका नाम है कि आप सुनिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बताना है। दृष्टि संवेदना होगी, कौन सी संवेदना पहले होगी, स्पर्श संवेदना होगी, क्या पहले आप देखेंगे कि पहले आप छुएंगे, क्या आप उसको सुनेंगे या उसको प्रत्यक्षीकरण यानी सामने ही देखेंगे, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले क्या होगा, सुनेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा, ध्वनि संवेदना, ठीक है। उसके बाद में फिर दृष्टि संवेदना, फिर कभी जाके आगे और भी होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि बताना है, ठीक है। कौन से समय बताना है उसका, 4 से 8 वर्ष है, 2 से जन्म से 2 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष है, या 5 से लेकर 8 वर्ष तक है। इसका समय बताना आप लोगों को, जो उसकी पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था है उसकी अवस्था का समय बताना है आप लोगों को। सभी ने पढ़े होंगे ना जीन प्याजे, उन्होंने, मैंने कल भी बताया था, उनका जो चारों अवस्था थी उनका समय और उसके कितने कितनी अवस्थाएं बताई उन्होंने, ठीक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं बोले दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आप आंसर दीजिए। जैसे उनकी पहली अवस्था थी उनकी संवेदी पेशीय गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, ये जो दूसरे ऑप्शन में दिया है। और उसके बाद में फिर थी दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 जो इसमें पूछा गया है। फिर उसके बाद में थी मूर्त 7 से लेके 12 तक, ठीक है। उसके बाद में औपचारिक, ये थी किशोर अवस्था की 12 वर्ष के बाद की, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अवधि पूछा है, तो इसका सही समय होगा 2 से लेके 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास के संबंधित है। पावलोव हैं, विने हैं, चॉम्स्की हैं या मैस्लो हैं, बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को क्या होगा। भाषा विकास के संबंधित कौन है, ऑप्शन नंबर 3 नॉन चॉम्स्की, ठीक है। बाकी ये तो सब अधिगम में इन्होंने प्रयोग किए थे। बाकी भाषा विकास के बारे में नॉन चॉम्स्की हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हैं, ठीक है। तो इनमें से वो और कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। एक तो ग्रोह की अवस्था बताना है किस आयु में होती है, और विलंब विकास किस अवस्था में होता है बताना है। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 8 से लेकर 10 वर्ष एवं सामाजिकता, 3 से लेकर 6 वर्ष भाषा, 16 से लेकर 19 वर्ष संज्ञानात्मक, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रोह अवस्था कौन सी अवस्था को बोला जाता है। उसके बाद विलंब विकास भी होता है, ठीक है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 8 से लेकर 10 वर्ष तक, ये बाल्य अवस्था आ जाती है। बाकी सभी में विकास और वृद्धि तेज होती है, जैसे कि किशोर अवस्था में भी होती है, और ये शैशव अवस्था की है, ठीक है। इसमें भी होता है। बाकी दूसरा पूर्व ऑप्शन भी है, इसमें भी किशोर अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तृतीय अवस्था बताना है आप लोगों को जीन पियाजे की, कौन सी है इसमें तृतीय अवस्था। तो सभी को अभी ऊपर ही बता के आया है। जैसे पहले ये है सम्यक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें से तृतीय पूछी है तीसरी, तो तीसरी अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। इसका समय कितना होगा, 7 से लेके 12 वर्ष, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य बताना आप लोगों को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं भी जल्दी दे दे रहा हूँ। सहायक परक व्यवहार, ठीक है, जो दूसरों की सहायता करता हो, ठीक, वो है सामाजिक मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत बताना आप लोगों को। एक तंत्र निर्माण करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व या निर्णय दृढ़ता। जो तुमने निर्णय लिया ना उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। तो बताना आप लोगों को कि जो विद्यालय प्रजातंत्र सिद्धांत है किसका पालन करना चाहिए तुम्हें, एक तंत्र का, व्यक्तिगत कार्य का, सहभागी उत्तरदायित्व का। सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहभागी उत्तरदायित्व। ठीक है, मतलब सभी करना चाहिए, सबका। जो ऐसे नहीं कि अब जो तुमने निर्णय ले लिया चाहे वो सही है चाहे गलत है उस पर अड़े रहना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो यही सही है, मेरे विद्यालय में यही चलेगा। तो जो सही है उसका साथ देना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए, सबके सहयोग करना चाहिए। ठीक है। और गाल्टन ने भी बताया कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का फैलाव बहुत है, तो सबको अलग अलग जैसे भी जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे भी बच्चा वो सीखे वैसे करके हमें सिखाना चाहिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का हमारा अगली क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्र रजिस्टर या पंजिका संरक्षण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है। अगर आप लोग विद्यालय में जाते हैं तो कौन सी सूचना जरूरी नहीं है? क्या जन्म दिनांक, बच्चे की जन्म दिनांक जरूरी नहीं है? सामाजिक आर्थिक स्थिति की, बच्चे की पिताजी या परिवार उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, या प्रवेश दिनांक, या पिताजी का नाम। तो कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है बताना है आप लोगों को। सही आंसर, सही आंसर सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर। हमें बच्चे के सामाजिक स्तर से कोई वो नहीं होना चाहिए कि वो क्या करता है, किस उसके पिताजी क्या करते हैं, कि उसकी माताजी क्या करती हैं, उससे नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ जो ज़रूरी है रजिस्टर की दृष्टि से या पंजिका की दृष्टि से, जैसे जन्म दिनांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवेश जिस दिन वो प्रवेश ले रहा वो भी, और पिताजी का नाम। क्योंकि हो सकता है बच्चे के पिताजी के मतलब जैसे बच्चा है तो उसके वो एक क्लास में ऐसे भी हो सकता है कि उसी नाम के बच्चे 2-3 भी हो सकते हैं, तो उनके पिताजी के नाम भी ज़रूरी रहता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें।